जैसा कि आप सबको पता है कि हम आधुनिक काल पढ़ रहे थे। आधुनिक काल कौन-सी पुस्तक से पढ़ रहे थे? नगेंद्र वाली पुस्तक से पढ़ रहे थे। टेलीग्राम पे किसी को भी कोई इश्यू हो आवाज़ वगैरह में, स्पीड में, तो मुझे तुरंत बता देना। तो नगेंद्र वाली पुस्तक में हमने आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ पढ़ी, आधुनिक काल के कारण पढ़े और आधुनिक काल में जो सबसे पहला युग था भारतेंदु युग, जिसे हम भारतेंदु को कहते हैं ना, नवयुग के अग्रदूत भी कहते हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट किया हमने। और उसके बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया था भारतेंदु काल को पूरी तरीके से, जिसमें हमने भारतेंदु जी को पढ़ा। सबसे पहले तो मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ से, ये ले लिया मैंने पेन। और भारतेंदु जी के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे कि किन-किन प्रकार की जो साहित्यिक विधा है उसमें भारतेंदु जी ने काम किया है, कि राष्ट्रीय चेतना का साहित्य हो, चाहे सामाजिक चेतना का साहित्य हो, चाहे हास्य व्यंग्य पर रचनाएँ हो, विभिन्न प्रकार की रचनाओं पर, यानी कि प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण रचनाएँ हो। सब पर इन्होंने कलम चलाई, ये हमने चीज़ें देखी थी, पढ़ी थी। और भारतेंदु मंडल के जितने भी कवि थे, और हमने ये भी डिसाइड किया था कि भारतेंदु मंडल के कवियों में हमने श्रीधर पाठक को छोड़ दिया था, और भी 1-2 कवि हैं उनको छोड़ दिया था, बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है ना? कि इनको हम बाद में पढ़ेंगे द्विवेदी युग में। क्योंकि भले ही ये कवि भारतेंदु काल में हम पढ़ सकते हैं, परंतु उनकी जो घोषित भाषा थी ना, वो खड़ी बोली हिंदी थी। खड़ी बोली हिंदी थी, उनके अकॉर्डिंग उनकी भाषा। जबकि भारतेंदु युग के जितने भी कवि हैं, वो स्वयं को घोषित तौर से ब्रजभाषा के कवि मानते हैं। बोला यार, अगर कविता करनी है तो ब्रजभाषा ठीक है, खड़ी बोली में हम कविता नहीं करेंगे, गद्य तक ठीक है। ये हम सबने पढ़ा था। इसके अलावा हम जब नगेंद्र वाली पुस्तक पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने वो भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसको, समस्या पूर्ति। तो मैंने समस्या पूर्ति सबकी आपको याद भी करवा दी थी, समस्या पूर्ति, ठीक है ना? कि पपिया पूछे कि जब पीयूँ कहा, पपिया पूछे। अब देखो प की दोहरी 3 से 4 बार हो रही है ना? तो ये लो प्रताप नारायण मिश्र की हो गई। अब आपको कहोगे कि भारतेंदु की कौन है ना? पीयूँ तिहारे निहारे बिना वाली पंक्तियाँ। तो मैंने कहा था कि भारतेंदु जो है वो पिया है सबके प्रकार से, सबके प्रिय कवि हैं। प्रिय तिहारे निहारे बिना वाली जो पंक्तियाँ हैं, वो भारतेंदु जी की हो जाएगी। चर्चा चली देखो चर्चा चलाइए ना, प्रेम की चर्चा कभी किसी से करनी नहीं चाहिए। प्रेम, भक्ति, ये सबके सब आस्था और निजी वस्तुएँ हैं, ये मतलब निजी है एक प्रकार से देखा जाए तो, इनको सबके सामने बताना नहीं चाहिए पहले। तो वैसे ही तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, तो प्रेमगन की चर्चा चर्चे चली देखो चलाइए, ये हमने पढ़ा था। रचनाएँ भी हमने पढ़ी थी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की। अब हम पढ़ने वाले थे प्रताप नारायण मिश्र, स्क्रीन को कर देता हूँ बड़ी, ये हो गई। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, पहले जो क्वेश्चन आता है इनसे, भाई साहब तो नाम ही प्रताप है तो जन्म भी ऐसे वैसे वर्ष में नहीं हुआ होगा, 56 इंच का सीना लेके पैदा हुए थे 1856 में। खत्म, इम्पोर्टेंट बात। क्योंकि अपने पहले डिसाइड कर चुके हैं कि भाई नगेंद्र वाली पुस्तक को हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, जितना काम का होगा प्रवृत्ति विशेष उनको ही पढ़ेंगे, संपूर्ण तरीके से नहीं पढ़ेंगे। जैसे शुक्ल जी की एक-एक पंक्ति पढ़ रहे हैं। 56 इंच का सीना, 1856 में पैदा हुए थे। हास्य व्यंग्यता की जो एक प्रकार से देखें ना, तो वो समावेश इनकी रचनाओं में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। और कहीं न कहीं मनोयोग या फिर मनोवैज्ञानिक तरीके से निबंध लिखने में भी माहिर हैं ये, ठीक है ना? जो कि हम निबंध पढ़ेंगे तब अधिक, मतलब अधिक डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि नगेंद्र वाली पुस्तक में दे रखा है कि कहीं न कहीं उस समय कालखंड में लिखी गई कविताएँ, निबंध, उपन्यास ये एक साथ दे रखे हैं इन्होंने, तो वो हम पढ़ेंगे जब निबंध वाले पार्ट का नंबर आएगा। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र से एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कौन-सी पत्रिका का संपादन किया है? तो ये रहा, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन। भारतेंदु काल से सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है पत्रिकाओं से, तो या तो ब्राह्मण से आ जाएगा, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। मैंने कहा था आनंद कादंबनी के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। अब आप कहोगे कहाँ से छपती है? जहाँ से बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन स्वयं रहते हैं, वहीं से तो छापेंगे ना, मिर्ज़ापुर। तो ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से छपती है? कहाँ से छपती है ये? ये कानपुर के आस-पास से है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि पिता के कानपुर चले जाने के कारण शिक्षा-दीक्षा वहीं पर हुई थी, और ज्योतिष के पैतृक व्यवसाय न करके वे अपने साहित्य रचना में प्रवृत्त हो गए। बहुत बढ़िया। और इनकी जो रचनाएँ हैं ना, जो काव्य क्षेत्र में जो रचनाएँ लिखी है, वो उतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, क्योंकि भारतेंदु युग जो है उसमें से नाटक और निबंध जो है बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, और बहुत बेहतरीन प्रकार के निबंध और नाटक जो है वो भारतेंदु युग में लिखे गए हैं। स्पेशली निबंध जो हम कह सकते हैं ना, वो तो भारतेंदु युग में ही लिखे गए हैं। नाटक तो चलो फिर भी प्रसाद में बेहतर लिखे गए और भी अच्छे। तो प्रेम पुष्पावली एक इनकी रचना है, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम पूछी गई है बहुत बार, श्रृंगार विलास उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रताप लहरी उनकी प्रतिनिधि रचनाओं का संकलन है, ठीक है ना? जबकि कानपुर में ये एक रंगमंच और वहाँ की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से उनका गहरा संबंध भी था, रसिक समाज।
कई प्रकार से साहित्यिक संस्थाएँ रहती हैं, जैसे किसी जिले में ऐसा है, सभी जिलों में लगभग। तो भारतेंदु की भाँति उन्होंने भी विभिन्न विषयों को लेकर काव्य रचना की है। अर्थात भारतेंदु युग की सबसे बड़ी विशेषता है विविधता, रीतिकाल से भिन्न बनाती है अपने आप में। हालाँकि रीतिकाल से भिन्न बनाने के लिए भारतेंदु काल के लिए 50 उदाहरण दे सकते हैं अपन, लेकिन ये भी एक सबसे विशेष विशेषता है जिसे हम कहते हैं। किंतु भक्ति और प्रेम की तुलना में समसामयिक देश दशा और राजनीति की चेतना का वर्णन उन्होंने अधिक मनोयोग से किया है। अर्थात जो भक्ति का क्षेत्र था ना, वो भी इन्होंने मौलिक तरीके से लेके आए हैं, क्योंकि भक्ति को इन्होंने समसामयिक चेतना से जोड़कर देखा है। और इस प्रकार की भक्ति पहली बार भारतेंद्र युग में की गई थी। भारत माता को साक्षात देवी का अवतार मान लिया गया है यहाँ। इस संदर्भ में ये पंक्तियाँ कितनी सटीक बैठती है कि पढ़िए कमाई कीनो कहा हरे न देश कलेश, जैसे कंतागर रहे तैसे रहे विदेश। क्या फायदा ऐसा है, बिल्कुल पढ़िए लिख के कमा के नहीं है। अगर आप समाज के काम नहीं आ सकते, देश के काम नहीं आ सकते, तो बिल्कुल, है ना। तो हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र का अग्रणी स्थान है। प्रेमगन की भांति लावणी शैली की अन्य कविताएं भी इन्होंने लिखी है, और इन्होंने भी काव्य रचना के लिए ब्रजभाषा और खड़ी बोली गद्य के लिए अपनाई है। ये सब पूरे भारतेंदु काल की विशेषता है। ये जगमोहन सिंह को पढ़ेंगे अपन, है ना। तो जगमोहन सिंह, जाहिर सी बात है, जगमोहन नाम से पता चल रहा है, जगमोहन, मोहन से क्या होगा हम सबको ऐसा भी होगा, मोहन का सपना आएगा हमको। तो श्यामा स्वप्न इनका उपन्यास है, 1000 बार पूछा गया है। अगर किसी एक का उपन्यास अगर पूछा जाता है ना सबसे ज्यादा बार, तो बालकृष्ण भट्ट के बाद सबसे ज्यादा बार इनका ही नाम पूछा जाता है, श्यामा स्वप्न। ठीक है ना, जगमोहन जी का। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है बताता हूँ, श्यामलता नाम से इनकी काव्य कृति है, श्यामा सरोजनी भी और देवयानी भी। ठीक है। इसके अलावा रुको, पेन कहाँ गाए। तो श्यामा लता, श्याम सरोजनी, देवयानी भी है, और प्रेम संपत्ति लता, ये काव्य रचना है। इम्पोर्टेंट श्यामा स्वप्न उपन्यास है। अगर मैं एग्जामिनर होता, अगर मुझे एक चूज करना होता कि मैं क्या दूं, तो सबसे पहले मैं श्यामा स्वप्न शीर्षक उपन्यास पूछता, और यही सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है जगमोहन का। 1857 में जन्म होता है, 1850 में भारतेंदु, 1852 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमकर, 1856 में अपने प्रताप नारायण मिश्र, 1857 में जगमोहन, और 1844 और 45 में बालकृष्ण भट्ट सबसे ऊपर, सबसे वरिष्ठ भी है वो। ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट। लेकिन सबसे प्रसिद्ध कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। रसा उपनाम से कविताएं करते थे, और रसा, और भारतेंदु नाम उनको उनकी मंडली ने पत्र पत्रिकाओं में के कारण, मतलब पत्रकारों ने इन्होंने दिया। इससे आप स्वप्न वगैरह हो ही गया। ठीक है, बाकी तो इसके अलावा कोई इतना ज़्यादा खास है भी नहीं। और ये कुल जानी तजी गुरु लोग के बस के सब बैन कुबैन सहा, है ना। और तो परलोक नसाए सभे विधि सो उन्मत्त को मार्ग जानेगा। ये उतनी इम्पोर्टेंट पंक्तियां नहीं है, हाँ, उतनी ज़्यादा। अंबिका दत्त व्यास, सिर्फ अंबिका दत्त जैसे व्यास कवियों का नाम इसलिए पढ़ना पड़ता है कि भारतेंदु युग का निम्नलिखित में से कौन सा कवि नहीं है, इसलिए भी हमको अंबिका दत्त व्यास पढ़ना पड़ता है। तो पीयूष प्रवाह नाम से, पीयूष प्रवाह के संपादक में उन्होंने अपनी प्रतिभा का समन्वय दिया। यानी कि एक प्रकार से इस प्रकार की रचनाएं पढ़ने के लिए बहुत गुण है, एक प्रकार से देखा जाए तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पर पीयूष प्रभात नाम से इसकी रचना है ये, अंबिका दत्त व्यास की। ठीक है। पावस पचासा हो गई, सू कवि सत्सई हो गई, हो रही हो गई, है ना। उनकी रचनाएं उल्लेख हो जाएगा, है ना। इसके अलावा मुझे एक बात बताओ कि बिहारी सत्सई की जो टीका थी, वो अंबिका दत्त व्यास ने भी लिखी थी ना, है ना। बताना मुझे एक बार कमेंट करके, और टेलीग्राम वाले बताओ एक बार। ऐसा मैसेज करोगे तो मुझे मैसेज दिखा नहीं। ये लिख रही ना, देखो आ गई ना बात। बिहारी विहार उनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है, जिसमें महाकवि के दोहों को कुंडली छंद में भाव विस्तार से प्रस्तुत किया है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। ठीक है ना। तो याद रखना है इस चीज को भी कि अंबिका दत्त व्यास में पीयूष प्रवाह, पावस पचासा, सारी की सारी तुलसी रचना है। और हो रही उतनी खास नहीं है, पर पूछी गई है। मैं यूँ नहीं कहूँगा नहीं पूछी गई है। बिहारी बिहार सबसे ज्यादा पूछी गई है। अंबिका दत्त व्यास की कृति है बिहारी बिहार, जिसमें बिहार सत्सई के दोहों को कुंडलिया छंद में लिखा गया है। इसके अलावा नगेंद्र की पुस्तक से इनके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। राधा कृष्ण दास बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अपने आप में। कि जब भारतेंदु जी नहीं थे ना, तो भारतेंदु जी की छवि या भारतेंदु की रिश्तेदारी प्रिय लगते हैं। कहते हैं ना, हम रिश्तेदारों में भी छवि देख लेते हैं। तो ये भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे, राधा कृष्ण दास। ठीक है। अब आप कहोगे राधा कृष्ण दास भारतेंदु जी के हरि भाई थे,
तो ज़ाहिर-सी बात है ये भारतेंदु जी के आस-पास के रहने वाले थे। तो फिर एक राधाचरण गोस्वामी है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, जब राधाचरण गोस्वामी हैं, भक्ति जैसा नाम इनका लग रहा है, तो ये हो जाएँगे वृंदावन से। अब आप कहोगे यार कि भारतेंदु नामक पत्रिका किसने निकाली? वो जो रिश्तेदार है या फिर जो ये अपना राधाचरण गोस्वामी है? तो नहीं, रिश्तेदार कभी भी अपने रिश्तेदारों का सगा नहीं चाहते, भला नहीं चाहते। ये सिर्फ़ एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ मैं आपको याद करने के लिए, इसको सीरियस मत लेना एक प्रकार से। तो अगर रिश्तेदार हो के राधा कृष्ण दास जी ने नहीं निकाली है, राधाचरण गोस्वामी जी ने भारतेंदु नामक पत्रिका निकाली थी। ये याद करवाने का एक तरीका मान लो आप। राधाचरण गोस्वामी जी वृंदावन में रहते थे, राधा कृष्ण दास जी जो है वो अलग है और वो उनके रिश्तेदार हैं वो। फूफा जी के भाई वगैरह जो है, नहीं फुफेरे भाई अर्थात बुआ जी के लड़के। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता तक अतिरिक्त उन्होंने नाटक, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। भारत बारहमासा पूछा गया है भाई बहुत बार कि भारत बारहमासा किसकी रचना है ये? ठीक है ना? ये हो जाएगी राधा कृष्ण दास। ठीक है। मोहन की यह मोहिनी मूरत जिये से भूलत नाहि भुलाए और छोरन चाहत नेह को नातो ओहु विधि छूटत नाहि छुड़ाए और दास जो छोरी के प्यारे हो हमें और के रूप के लाभ जाई नुभाए और भूल सके अब कौन जिया उन तो हंस के पहले ही चुराए। बहुत बढ़िया। राधा कृष्ण दास का हो ही जाएगा, छोड़ो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राधा कृष्ण दास जी की राधा कृष्ण ग्रंथावली हो जाएगी। ठीक है ना? मुझे एक बात बताओ कमेंट करके, शुक्ल जी ने जीवनी लिखी थी, जीवनी किसकी लिखी थी? राधा कृष्णदास जी की या राधा चरण गोस्वामी जी की? बताओ। अब इसके अलावा अन्य कवि और भी हैं। भारतेंदु युग में समसामयिक सामाजिक राजनीतिक परिवेश के प्रति जिस जागरूकता का उदय हुआ है उसके निर्वाह के काल की गौण कवियों में नहीं मिलता है। उसकी रचनाओं में भक्ति भावना और श्रृंगार वर्णन की प्रधानता रही है। नवनीत चतुर्वेदी जी का नाम आता है कुब्जा 25 के लिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर आगे चलकर विशेष ख्याति प्राप्त की है, जो कि नवनीत चतुर्वेदी जी के शिष्य थे। हम रत्नाकर को पढ़ेंगे आगे, तब इस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गोविंद गिल्लाबाई की रचना हो जाएगी श्रृंगार सरोदनी, और मैं लिख के देता हूँ, आप भले इस रिकॉर्डिंग को सुन लेना बाद में। कभी भी इन गौण कवियों की रचनाएं सीधा नहीं पूछेगा कि गोविंद गिल्लाबाई की रचना कौन सी है, क्रम या तो मिलान करने के लिए देगा, ए से बी का मिलान करो, सी का डी से मिलान करो, इस प्रकार। ये गौण कवि है, यकीन करो आप। कोई भी एग्जामिनर या कोई भी जो संस्था होती है वो पेपर को बहुत सटीक तरीके से बनाती है। वैसा पेपर सिर्फ और सिर्फ वही संस्था बना सकती है, कोई संस्था नहीं बना सकती उनके जैसा पेपर। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं लिमिटेड चीज़ों से बार बार लिमिटेड सोर्सेस। इसके अलावा दिवाकर नाम दे रखा है, रामकृष्ण वर्मा दे रखा है, ये बिल्कुल काम कर रही है अपने। ठीक है ना? नीचे देखो एक नाम दे रखा है कि इस संदर्भ में राधाचरण गोस्वामी के नवभक्तमान गोविंद गिल्लाभाई के नीति विनोद आदि चीजें भी इंपॉर्टेंट है वगैरह ये सब। अब देखो इन चीज़ों को विस्तार से क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि जब शुक्ल जी पढ़ेंगे तब विस्तार से फिर से पढ़ेंगे, और जब मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगा आदिकाल से आधुनिक काल तक, तब विस्तार से और बताऊंगा। तो अभी हम सिर्फ नगेंद्र क्यों महत्वपूर्ण है इसलिए पढ़ना चाहते हैं। आगे पढ़ते हैं मूल्यांकन। अब भारतेंदु युग की उपलब्धियां क्या क्या है? कि भारतेंदु युग की मुख्य उपलब्धि क्या क्या है भाई? कि रीतिकाल में जिस व्यक्तिक श्रृंगारमय काव्यधारापन बल रहा था, उसके स्थान पर कविगण समाज और राष्ट्र को उद्बोधन देने वाली लोक मंगलकारी दृष्टि की ओर उन्मुख होने लगे। आपको पहले से ही पता था, ताली बजनी चाहिए इस चीज के लिए। तो आप भी मतलब एक प्रकार से अवधारणात्मक प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, इसके लिए खुशी मनाइए। इंटरव्यू होगा तो वहाँ अच्छे से जवाब दे सकते हैं, और कहीं पर अगर बोलने का मौका मिलेगा तो आप बोल सकते हैं। इस चीज़ की खुशी मनाइए कि आपको पहले से पता थी जो यहाँ पर नगेंद्र ने लिखी है। दूसरी विशेषता क्या है कि वैचारिक धरातल पर इस युग के चिंतन दो दिशाओं में विभक्त हुआ है। कुछ लेखक तो सनातन धर्म, रामकृष्ण मिशन आदि के प्रभाववश अतीत के गुणगान से संतुष्ट रहे थे, और कुछ ने आर्य समाज और ब्रह्मा समाज से प्रभावित होकर पाश्चात्य वाङ्मय से प्रेरणा पाकर देश की राजनीतिक आर्थिक दासता और बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध जैसी रूढ़िवादी सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया है। किंतु ऐसे लेखकों का स्वर पूर्णतः विद्रोही स्वर नहीं, उनके समन्वय पर बल है। भारतेंदु युग पुरातन और नवीन के संधि स्थल पर है, क्योंकि अभी पुराना जो है ना एक प्रकार से कैसे है संधि स्थल पे, क्योंकि क्या पूरी तरह से ब्रजभाषा खत्म हो गई क्या? नहीं, पहले भी आती थी वो, अर्थात संक्रमण काल की स्थिति है जिसे हम कह सकते हैं। संधि स्थल उसे कहा जाता है जहाँ पे दो पाइप मिलते हैं। ठीक है ना? अर्थात राजभक्ति देशभक्ति का द्वंद्व मिलता है, भाषा को लेकर द्वंद्व मिलता है, और बहुत सारा द्वंद्व है। फलस्वरूप कवियों के विचार के दर्शन में या तो एक प्रकार की उलझन है, या समकालीन परिवेश में उन्हें परस्पर विरोधी दृष्टियां अपनाने के लिए विवश किया है। आगे ना वही वाली बात। इसीलिए उन्होंने रीतिकालीन प्रभाव परंपरा के अंतर्गत प्रवृत्ति मार्ग और श्रृंगार रसात्मक काव्य रचना का अनुमोदन भी किया है। वही उसकी प्रक्रिया में भक्ति कालन आदर्शवाद की ओर उन्मुख होकर
भक्ति काव्य, नीति काव्य की रचना भी की है। इस प्रकार 3 काव्य प्रवृत्तियाँ हमको देखने को मिलती है। प्रवृत्ति मूलक प्रेम काव्य, दास्य भक्ति और माधुर्य भक्ति से ओतप्रोत रचनाएँ, सुधारवादी जीवन दृष्टि को बिंबित करने वाली कविताएँ भी हमको कहाँ मिलती है? भारतेंदु काल में। इस प्रकार से वे एक तो राजभक्ति को छोड़ नहीं सके और दूसरी ओर जातीय गौरव की अनुभूति एवं समाज की आवश्यकता को समझने के कारण देशभक्ति की ओर भी उन्मुख हुए। तो जो बात हमने कही थी, देशभक्ति और राजभक्ति का द्वंद्व मिलता है, वो ये पंक्तियों से सिद्ध हो रहा है। परिणाम स्वरूप कहीं-कहीं पर द्वंद्वात्मक प्रतीत हो सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनकारी शासन के उपरांत विक्टोरिया की सुधारवादी शासन नीति उस समय काफ़ी लोकप्रिय थी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक नॉर्मल कंपनी थी, जैसे इन्फोसिस है, गूगल है, एप्पल वगैरह है ना। तो पहले क्या करता था, इन कंपनियों को अलाउ किया जाता था कि आप ठीक है, करो राज अपने हिसाब से, बनाओ सेना, बनाओ अपनी खुद की आर्मी बनाओ, खुद से पुलिस वाले बनाओ, खुद से ही जज वगैरह बनाओ, न्याय क्षेत्र वगैरह। लेकिन जब इनके पास पैसा इतना हो गया ना यार, रेवेन्यू इतना ज़्यादा भारत से, तो खुद ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने सोचा, ये जो विक्टोरिया वाले है ना, जो ब्रिटिश शासन है, ये अपन से बड़ा देश नहीं बनाने, ये पता चले भारत को एक अलग देश बना के ब्रिटिश से ज़्यादा बड़े हो जाए। तो ब्रिटिश सरकार ने फिर इनको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो भारतीयों को फिर से मज़ा आ गया, अरे कि बढ़िया है यार, ब्रिटिश जैसा इतना बड़ा देश है, हमको हैंडल करेगा एक प्रकार से, और ईस्ट इंडिया कंपनी का दमन एक प्रकार से जो है हो जाएगा, और हम खुशी-खुशी जिएँगे। तभी आपने नोटिस किया होगा कि भारतेंदु काल की कुछ पंक्तियों में या कुछ कविताओं में कहीं न कहीं विक्टोरिया बाहर आने की प्रशंसा की गई है, अंग्रेज़ों की प्रशंसा की गई है। ये इसी कारण है क्योंकि द्वंद्व है, वैचारिक द्वंद्व कह सकते हैं, मानसिक द्वंद्व कह सकते हैं, चीज़ें क्लियर नहीं है। तो ये पंक्तियाँ इसीलिए लिखी गई हैं कि उस समय ये नीति काफ़ी लोकप्रिय थी। अतः शासक वर्ग के उदारता के गुणगान, और सही बताऊँ ना तो असली भारत जब गुलाम हुआ ना, वो वहाँ से हुआ है जब विक्टोरिया का शासन आया। अतः शासक वर्ग के उदारता के गुणगान को राष्ट्रीयता विरोधी प्रवृत्ति समझना भूल होगी। तीसरी बात यह है कि उन्होंने गद्य रचना के भीतर लिए गए ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली के माध्यम से अपनाकर युगानुरूप स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय दिया। देखना इसमें क्या लिखा हुआ है, अतः शासक वर्ग की गुणगान को राष्ट्रीयता विरोधी समझना भूल होगी। अगर हमने गलती से विक्टोरिया महारानी की तारीफ कर दी, अंग्रेजी साम्राज्य की तारीफ कर दी, तो उसको आप यूँ मत कहो राष्ट्र विरोधी है ना, क्योंकि वो कह रहे कि उसकी नीति को आप समझ नहीं पाए थे। ठीक है ना? तीसरी बात ये है कि जहाँ उन्होंने गद्य रचना के लिए ब्रजभाषा के स्थान पे खड़ी बोली को लिया था, अपनाकर युग अनुरूप स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय दिया है। स्वस्थ दृष्टिकोण क्यों शब्द इस्तेमाल हुआ? अर्थात रूढ़िवादी नहीं है, बंद कर रहना नहीं चाहते। जब पता है सबको हिंदी समझ में आ रही है, खड़ी बोली, मैं क्यों गद्य की भाषा ब्रज रखूँगा भाई? सबको समझ में आए, पूरे भारत में ये बात फैले, ऐसी भाषा मैं रखूँगा ना। तो वही वाली बात है, स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय दिया। परिणाम स्वरूप जहाँ वे नवीन विषयों की ओर भी अनायास प्रवृत्त हुए, वहीं कविता के लिए उन्हें ब्रजभाषा ही उपयुक्त प्रतीत हुई। गद्य और पद्य की इस विभेदित रचना दृष्टि का यह परिणाम हुआ कि वो काव्य में नवीन विषयों के स्वतंत्र रूप में नहीं अपना सके। ठीक है, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, पर एक दिन जरूर होता है। ठीक है ना? इस युग की कविता का बहुत अंश, अगर हमको विशेषतः हिंदी भाषा में वो कविताएं नहीं मिली हमको, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको गद्य तो मिला है ना बेहतरीन तरीके से, हमको नाटक का कितनी सारी विधाओं का जरा भारतेंदु काल में हुआ है, देखो वो एकदम स्वस्थ तरीके से नाटक, निबंध, उपन्यास, ठीक है ना? इधर से कुछ-कुछ दे दो, और भी चीज़ें लिखी जाए, आत्मकथा वगैरह, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, लखनऊ यात्रा जैसे टाइप से, सरयू पार की यात्रा और ये पता नहीं क्या-क्या। इस युग की कविता का बहुत सारा अंश जो होता है वो वस्तुनिष्ठ बुद्धिवादी था, वर्णनात्मक इतिवृत्तात्मकता से युक्त है, किंतु कुछ कवियों ने तो सौंदर्यवादी दृष्टि का भी उन्मेष मिलता है। श्रीधर पाठक और जगमोहन की कविताएं इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। सौंदर्य चित्रण रीतिकालीन स्वरूप की एकांगिकता का तत्वबोध इस युग के साहित्यकारों को भलीभांति हो चुका है। फलस्वरूप कवियों ने श्रृंगार और भक्ति के रोमानी परिवेश में ही न रहकर मानव को सर्वांगीण रूप में देखने का भी यत्न किया है। ठीक है ना? और इसके अलावा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, दूसरी बात यह है कि इसकी सही परिणति विकास के विभिन्न चरणों को होकर वर्तमान युग में हो पाई है। फिर यही बात इस युग के गद्य साहित्य के विषय में नहीं कही जा सकती। अपने कृतित्व को मानवता के बृहत्तर आयाम से जोड़ने की दिशा में कवियों की अपेक्षा गद्यकार अधिक सक्रिय रहे हैं। अंत में यह कहना समीचीन होगा कि भारतेंदु युग के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय करने में है। वर्ण्य विषयों के संदर्भ में तो इस कोटि का प्रयास प्राय सर्वत्र ही लक्षित होता है। अभिव्यंजना पक्ष में भी उन्होंने अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण को ही अपनाया। यह हो गया मोटा मोटा काव्य साहित्य के बारे में भारतेंदु युग की बात।
ठीक है, मुझे लगता है कोई डाउट आपको नहीं होगा, और होगा तो फिर भी उसका अपन उपचार भी करेंगे। गद्य साहित्य की बात करते हैं। नगेंद्र वाली पुस्तक की बात हमने पहले भी कर ली है कि इसमें एक विचारधारा जितने समय तक चलती है, उस समय के बीच में लिखे गए संपूर्ण साहित्य को ये एक साथ ही समेट कर पढ़ा देते हैं। काव्य को एक साथ, निबंध को एक साथ, नाटक को एक साथ। भले ही उस राइटर ने उसके कालखंड के बाद दूसरी रचनाएं लिखी है ना, तो वो शामिल नहीं करेंगे। उस दो से कालखंड की रचनाएं उसी कालखंड की सब नहीं बताएंगे कहीं न कहीं, विशेषताओं के साथ, कि भाई तूने इस भारतेंदु युग में तो ये उपन्यास लिखा था, तो 20 साल बाद ये उपन्यास लिखा है। क्यों? क्योंकि वो युग प्रवृत्ति की विशेषता भी बताएँगे ना। द्विवेदी युग की क्या विशेषता थी, या फिर क्या उसकी पृष्ठभूमि थी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, उस समय क्या कंडीशंस थी, है ना? गद्य साहित्य शुरू करते हैं अपन थोड़ा बहुत। भारतेंदु युग हिंदी गद्य के बहुमुखी विकास का युग है। हमने पहले ही कहा था ये, कि इसके पूर्व गद्य लेखक राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और नवीन चंद्र राय। कभी पूछा नहीं है मुझे जहाँ तक याद है ना, कि इन 3 नाम जो मैंने अभी लिया है, इसमें शिव प्रसाद सितारे हिंद का कभी याद कर लेना, 1823 जन्म है इनका, ठीक है ना? और राजा लक्ष्मण सिंह 1826 जन्म है। बस कभी आ जाए अगर बाई चांस, तो शिव का जन्म पहले हुआ है, लक्ष्मण का जन्म बाद में हुआ है, याद रखना। दोनों के दोनों ही राजा है। न पास हिंदी, न खास हिंदी, न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। अर्थात यार भाई, इतना क्यों रूढ़िवादी बन रहे हो कि हिंदी हिंदी लिखेंगे, उर्दू उर्दू लिखेंगे? अरे मिली जुली लिखो यार, सब भाषा जिसको समझ में आए। शिव प्रसाद सितारे हिंद की पंक्तियाँ बड़ी फेमस है, पूछी गई है एग्जाम। कृतियों का साहित्यिक महत्व नहीं के बराबर है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक तैयार की है। नवीन चंद्र राय के साहित्य मूल प्रेरणा धार्मिक है, और सरदाराम फिल्लोरी भी धार्मिक व्यक्ति थे। सरदाराम फिल्लोरी अपने आप में वो व्यक्ति हैं, उनके ऊपर मैंने रील बना रखी, ऐसी बात नहीं है। अगर आप रील देखोगे तो इनके ऊपर रील भी है, कि आईएएस की जो पुस्तकें थी ना उस टाइम पे, जो आईएएस बनते थे, सरकारी लोग बनते थे, है ना, तो उसमें इनकी किताबें चलती थी, मतलब भाई इनको पढ़ो। और अपनी प्रसिद्ध आरती जो है ना, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मैंने बताया भी था जब हम भक्ति काल पढ़ रहे शुक्ल जी में, कि आरती की जय हनुमान लला की, ये पंक्तियां तो हमारे रामानंद जी की है, ठीक है ना। परंतु ओम जय जगदीश हरे श्रद्धाराम फिल्लोरी। राजा लक्ष्मण सिंह का अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद अवश्य एक उत्तम अनुवाद करती है, किंतु इसका प्रचार इसकी शुद्ध भाषा रीति के कारण ही हुआ है। उपयुक्त लेखकों का महत्व खड़ी बोली गद्य के स्वरूप विकास के क्रम में अदा की गई भूमिकाओं के कारण है। आगे लेके चलते हैं अब। इन 2 प्रसिद्ध लेखक हुए हैं इस काल में, एक तो सदाशिव प्रसाद और लक्ष्मण सिंह ने हिंदी के स्वरूप के निर्धारण के प्रश्न पर 2 सीमांतों का अनुगमन किया है। कैसे किया है? क्योंकि शिव प्रसाद का तो अपन को दोहा याद हो जाएगा कहीं न कहीं, या वो पंक्तियाँ याद हो जाएगी। तो इससे पता चल जाएगा कि यार वो तो दोनों भाषाओं के संबंध में है। लेकिन लक्ष्मण सिंह तो विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन करते हैं, जबकि राजा शिव प्रसाद ने तो हिंदी का गंवारूपन दूर करते-करते उर्दू या मुवल्ला बना दिया है। इन दोनों के बीच सर्वमान्य हिंदी की प्रतिष्ठा कर गद्य साहित्य की विविध विधाओं का विकास ऐतिहासिक कार्य भारतेंदु युग में पूरा हुआ। भारतेंदु युग में, अर्थात 19वीं सदी के अंतिम चरण में, पूरे देश में सांस्कृतिक जागरण की लहर दौड़ चुकी है। सामंतीय समाज ढांचा टूट चुका था। अंग्रेजी शिक्षा के विकास की गति चाहे जितनी धीमी रही हो, उसका उद्देश्य जितने सीमित रहे हो, इसका व्यापक प्रभाव देश के क्षितिज शिक्षित समाज पर भी पड़ रहा था। देश में एक सशक्त मध्य वर्ग तैयार हो रहा था, जो अत्यधिक संवेदनशील रहा। यह वर्ग व्यापक, पता है संवेदनशील एक बहुत प्यारा वर्ड है देखा जाएगा तो। आपने एक पंक्तियां सुनी होगी पाश की, पाश कहते हैं कि सपनों का मर जाना बहुत अधिक दुखकारी होता है। और कविराज कहता है कि सपनों की दौड़ में संवेदना का मर जाना बहुत अधिक दुखकारी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सपनों की दौड़ में इतने ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं कि हमारे पीछे क्या क्या छूट रहा है, क्या क्या गलतियाँ हो रही है, कभी कभी पाप क्या क्या हो रही है हम देखते ही नहीं। इसलिए संवेदना का बचा रहना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार छंद मुक्त में जो रचना लिखी थी, कविता लिखी थी, वो संवेदना के ऊपर ही लिखी थी। सच बताओ, छंद मुक्त रचना लिखना वाकई में छंदबद्ध रचना से बहुत कठिन होता है, जबकि इसमें तो नियम भी नहीं है ना, फिर भी। तो खैर, संवेदनशीलता यह वर्ग व्यापक राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों की दृष्टि से सोचने लगा है, और ये अनुभव करने लगा था कि सभी दृष्टियों से हमारा देश अत्यंत हीन अवस्था में है। बहुत बढ़िया बात है ये। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक में परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता। भारतेंदु इसी प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि कवि थे।
उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से ठीक समय पर उचित नेतृत्व प्रदान किया है और अपने निबंध, नाटक और भाषण में जागरण का संदेश दिया है। उनके सहयोगी और समर्थकों के द्वारा प्रशस्त पथ पर चलकर हिंदी की जो सेवा की है ना, वो अविस्मरणीय है। भारतेंदु का साहित्य जग सांस्कृतिक जागरण का साहित्य है। इस युग में रचित गद्य साहित्य की प्रत्येक विधा, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना के समीक्षात्मक परिचय इस सांस्कृतिक जागरण का स्वरूप ही स्पष्ट होता है। ठीक है ना? थोड़ा बहुत नाटक पढ़ लेते हैं अपन, देखते कितना पेज रहेंगे यहाँ पर। हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना? क्योंकि अभी मैंने कहा था ना, आज के दोस्त का ग्रुप में भी इंटरव्यू वाली क्लास है, तो थोड़ा सा फ्री हो पाए। तो ठीक है, इतना काफ़ी है यार, वैसे भी बोर नहीं हो जाए यूट्यूब पे पढ़ने वाले के। थोड़ा बहुत अपन इंटरव्यू पे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ ऐसे ही गद्दे वगैरह पे। ठीक है ना? तो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ताकि यूट्यूब पे जो भी इस क्लास को सुनेंगे, अगर उनको कोई डाउट हो तो बता सकते हैं मुझे। ठीक है ना? टेलीग्राम वाले से तो बात नहीं कर लेते।